Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav, ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 4, that's on poverty. This is the third video, and in this lecture, we'll cover ways of measuring poverty. तो भाई हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर को एक बार फिर डिफाइन करके कि हु इज पुअर या व्हाट इज पॉवर्टी. द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर इज पॉवर्टी. और पुअर कौन होते हैं? जो अपनी लाइफ में बेसिक मिनिमम नीड्स भी पूरी ना कर पाए. तो भाई अब कैसे मेजर करें पावर्टी को? पावर्टी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जिन दो तरीकों की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो है एक मिनिमम कैलोरी इनटेक और एक उसके ऊपर खर्चा. तो अगर आप गांव में हैं और आप 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते हैं, आप पावर्टी लाइन के ऊपर हो, आप पुअर नहीं हो. शहरों में अगर आप 2100 कैलोरीज कंज्यूम करते हो पर डे, आप गरीबी रेखा के ऊपर हो, आप गरीब नहीं हो. So ways of measuring poverty, one way is to determine it by monetary value. किसकी monetary value? In calories की. Monthly per capita expenditure of the minimum calorie intake that was estimated at 2400 calories for rural area per person and 2100 calories for person in urban area. Based on this, 2011-12, the poverty line was defined for rural area as consumption worth rupees 816 per person a month, and for urban area it was 1000 per person a month. अब समझना ये है कि अगर आप गांव में हैं और आप 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं. क्यों? क्योंकि आप 2400 कैलोरी अफोर्ड कर सकते हैं इस पैसे से, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट. और अगर आप शहरों में हैं तो आप अगर 1000 रुपया पर मंथ कमाते हैं पर पर्सन, तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं, क्योंकि इस पैसे से माना जाता है कि आप 2100 कैलोरीज को अफोर्ड कर सकते हैं. तो नाउ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एमपीसी, ये एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री मैकेनिज्म नहीं है. इनफैक्ट इसको हम एक फेल्ड मैकेनिज्म मानते हैं. क्यों फेल्ड मैकेनिज्म मानते हैं? क्योंकि हम गरीब और बहुत गरीब के बीच में इस क्राइटेरिया को यूज करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में आपने सुना है कैटेगरीज ऑफ पुअर वर वेरी एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर. आप इस मैकेनिज्म से पुअर और वेरी पुअर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. 1999 कमाने वाला भी बिलो द पावर्टी लाइन है और 200 कमाने वाला भी बिलो द पावर्टी लाइन है. तो भाई 200 कमाने वाला तो बहुत ही पुअर होगा, 999 कमाने वाला उससे ज़्यादा बेटर होगा. लेकिन ये मैकेनिज्म कोई डिफरेंस नहीं करता है. दूसरा प्रॉब्लम इस मैकेनिज्म के संग ये है कि दिस मैकेनिज्म टेक्स इनटू अकाउंट expenditure on food and few select items as a proxy for income. For example, अगर आप सपोज 2 चपाती और 1 कटोरी दाल और 1 चाय पी लेते हैं तो ऐसा मानते हैं कि आप पुअर नहीं है. तो भाई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आपने ये जो डिफाइन करा है फूड या सेलेक्ट आइटम, इसका क्या बेसिस है? इसीलिए भी ये एक बहुत ही डाइसी मैकेनिज्म माना जाता है. फिर तीसरी बात है कि आप पुअर को आइडेंटिफाई कर लो, लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि किस पुअर की हमें हेल्प करने की सख्त ज़रूरत है. सो दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई who among the poor needs help the most. अब क्या सिर्फ असेट, इनकम, ऑक्यूपेशन से ही आप गरीबी को डिफाइन कर सकते हो? फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड असेट्स विच नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू डेवलप पॉवर्टी लाइन, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन. अगर आप बेसिक एजुकेशन भी नहीं पा रहे हैं, आप गरीब हैं. क्यों? क्योंकि आपके सर्कमस्टेंस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं. आपकी गरीबी आपको बेसिक एजुकेशन नहीं लेने दे रही है. हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ऑल दीज थिंग्स इफ दे आर नॉट देयर, they are pushing a person below the poverty line.
There are many social factors also that trigger and perpetuate poverty. Jesse, the existing mechanism for determining the poverty line also does not take into consideration social factors that trigger and perpetuate poverty. और वो कौन से सोशल फैक्टर्स हैं? जैसे आपके यहाँ स्कूल ना होना, हॉस्पिटल ना होना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होना। इस सब से क्या होगा? इलिटरेसी होगी, इल हेल्थ होगा, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा, लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम होगा। तो जब इन सब चीज़ों का आपके पास अभाव होगा, आपके पास फ्रीडम नहीं होगी, आपके पास अपने राइट्स नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप पॉवर्टी लाइन के नीचे ही जाते चले जाते हो। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप कभी काम कर ही नहीं सकते, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही नहीं। इसीलिए ये सब फैक्टर्स भी पॉवर्टी को परपेचुएट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने राज्य के काल में ये दिखाए कि पॉवर्टी कम नहीं हुई या पॉवर्टी बढ़ी। इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये जो पॉवर्टी के फिगर्स हैं इसको मैनिपुलेट करती हैं, उसको मैनिपुलेट करती हैं कि जैसे बहुत फिगर्स कम हो गई। सो मेथडोलॉजी फॉलोड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन एंड द नंबर ऑफ पुअर आर मैनिपुलेटेड टू अराइव एट द रिड्यूस्ड फिगर ऑफ नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। तो भाई इकोनॉमिस्ट भी कम स्मार्ट तो नहीं है, तो भाई उन्होंने कहा ऑल्टरनेटिव मेथड्स को उन्होंने निकाला ये ढूंढने के लिए कि पॉवर्टी की क्या है। और यही कारण है कि उन्होंने इस लाइन पे काम किया और उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेथड्स निकाले, क्योंकि जो ऑफिशियल मेथड्स होते थे वो कभी भी पॉवर्टी की राइट फिगर नहीं देते थे। सो ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस इन ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, scholars have attempted to find out alternative methods। तो भाई अब वो कौन से मेथड्स हैं जिससे पॉवर्टी के बारे में ये एस्टिमेट करते हैं? भाई सबसे पहला मेथड है सेन इंडेक्स, दूसरा है पॉवर्टी गैप इंडेक्स और तीसरा है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिससे इकोनॉमिस्ट पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं। अब जैसे ये सेन इंडेक्स है, दिस इज गिवन बाय अमृता सेन, ही इज़ अ नोबेल प्राइज विनर, ही इज़ एन इंडियन। इन्होंने सेन इंडेक्स निकाला। इसी तरीके से अदर टूल्स हैं बाय द नेम पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। इन सब से ये एस्टिमेट करा जा सकता है कि पॉवर्टी क्या है और कितने लेवल पर है। अब एक होता है हेड काउंट रेशियो। अब हेड काउंट रेशियो क्या होता है? सबसे पहली बात ये रेशियो है, हेड काउंट रेशियो। किस चीज का हेड काउंट है? पुअर का। अब पुअर का हेड काउंट अगर रेशियो के फॉर्म में देना है तो भाई क्या किसके रेशियो बनाएंगे? वो टोटल पॉपुलेशन का बनाएंगे। तो व्हेन नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड as the proportion of people below the poverty line, it is known as head count ratio। तो population below the poverty line divided by total population। suppose हमारे यहाँ 8.4 करोड़ लोग हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन और हमारी टोटल पॉपुलेशन 135 है, तो 8.4 डिवाइडेड बाय 135 हमें मिल जाएगा हेड काउंट रेशियो। अगर यही हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पॉवर्टी के बारे में हमें कौन बताता है, पब्लिक को कौन देता है सारी इंफॉर्मेशन? हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जिसका गठन 1950 में हुआ था, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन नहीं है और उसकी जगह नीति आयोग है। तो नीति आयोग करता है सारी पॉवर्टी की फिगर्स पब्लिक। सो ऑफिशियल डाटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय नीति आयोग। अब भैया नीति आयोग तो पब्लिक को बताता है, लेकिन नीति आयोग के लिए कौन फिगर्स इकट्ठी करता है पॉवर्टी पर? एनएसएसओ, जिसको अब हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डेटा इज कलेक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नाउ कॉल्ड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, सो अब इन सब एस्टिमेट्स के बेसिस पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है कि आप बेसिक 2100 और 2400 कैलोरीज भी अफोर्ड ना कर पाए शहरों में, गांव में रिस्पेक्टिवली।
तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आते हो. So absolute poverty is a condition where household income is below necessary level. वो क्या था? 1000 और 816 to maintain the basic living standard which is necessary for an individual physical and social well-being. When the income of the household is below the poverty line, that the person of the family is regarded as poor. Absolutely poverty remains consistent over time. ये absolute होना चाहिए था. Absolute poverty remains consistent over time. और ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? यूजुअली ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज में करती है. इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ 8.4 मिलियन लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको बेसिक सी जो 2100 और 2400 की कैलोरी है वो भी नहीं मिलती है. अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज इन कंपैरिजन. आप अपने आप से किसी को कंपेयर करो और आपको लगे कि मेरे पास तो इसके जितना पैसा है नहीं, मैं तो इसके सामने कुछ नहीं हूँ, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है. Relative poverty refers to the state in which a person lacks the least amount of income required to maintain the normal standard of living in the society to which they belong. Relative poverty indicate economic status of a person in comparison to others in society. आप compare करते हो अपने आप को. Relative poverty changes over time with increase in income and standard of living. आपकी income बढ़ गई, जितना उसके पास है सामने वाले के पास, आपके पास भी उतना हो गया. आपने कहा अरे अब मैं तो भाई बहुत अच्छा हो गया. तो इट एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, बिकॉज भाई सब लोग जगह लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरों से. एज इनकम इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन ऑल द कंट्रीज. कोई ऐसी दुनिया में जगह है ही नहीं जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी ना हो. तो डेफिनेटली सब लोग सारे वक्त क्या करते हैं? कंटिन्यूसली अपने आप को कंपेयर करते हैं. तो अगर अब हम सारी पॉवर्टी इंडेक्सेस को स्टडी करें तो भाई देखिए 73-74 में हमारे यहाँ 32 करोड़ लोग थे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, और 11-12 में अब ये 27 करोड़ रह गए. यानी कि 40 साल में 5 करोड़ लोग अबव द पॉवर्टी लाइन आ गए. ये तो कोई बहुत ग्रेट फिगर नहीं है. लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन देखें तो भाई देखिए 60 करोड़ थी आपकी आबादी 73-74 में, उसमें से 32 करोड़ यानी कि 55% वो बिलो द पॉवर्टी लाइन. लेकिन 40 साल में आप अपनी पॉपुलेशन देखो, वो 60 से 127 करोड़ हो गई. अब 127 में से 27 करोड़ लोग, दैट इज ओनली 22%. तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन देखें तो आपके यहाँ पॉवर्टी बहुत कम हो गई है. लेकिन समझने वाली बात यह है कि गरीबी अभी भी हमारे देश में गांव में ही ज़्यादा है. 80% ऑफ द पुअर रिजाइड इन रूरल एरिया. और बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज नहीं हुई है. इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 पॉपुलेशन इंडिया की जो पुअर है वो अभी भी विलेजेस में रिजाइड कर रही है. अब अगर आप रूरल पुअर की बात करें तो रूरल पुअर का मतलब यानी कि जो गांव में थे उनका कुछ एब्सोल्यूट नंबर कम होता दिखा है. क्यों कम होता दिखा है? क्योंकि भैया वो सब शहरों की तरफ निकल लिए हैं. तो गांव में ये कम होता दिख रहा है एब्सोल्यूट नंबर, लेकिन फिर कहाँ बढ़ रहा है? शहरों में बढ़ रहा है. तो इन 1990s the absolute number of poor in rural area had declined, whereas the number of urban counterparts increased marginally. The poverty ratio declined continuously both for urban and rural area. अगर आप देखें 73 से लेकर 12 तक काफ़ी डिक्लाइन हुआ है नंबर में और प्रपोर्शन में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है. और इनइक्वालिटी अगर आप स्टडी करेंगे तो कंटिन्यूसली इंडियन इकोनॉमी में बढ़ती चली गई है. द गैप बिटवीन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरिया गॉट रिड्यूस्ड, वेयर एज इन केस ऑफ रेशियो द गैप हैज रिमेन द सेम. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है. अब अगर आप प्रपोर्शन ऑफ पुअर देखते हैं तो बहुत ही इंप्रेसिव है. 55% से अब सिर्फ 22% पुअर है, पॉपुलेशन पुअर है आपकी. और अगर आप स्टेट वाइज इसको स्टडी करें तो भाई जो सबसे गरीब स्टेट हुआ करते थे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हुआ करते थे. लेकिन क्या हुआ है ओवर द ईयर्स बहुत सारे स्टेट्स
पावर्टी लाइन जो नेशनल एवरेज है पावर्टी लाइन का उससे ऊपर आ गए हैं। लेकिन अभी भी जो 4 स्टेट नेशनल पावर्टी लेवल से नीचे हैं वो हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पावर्टी लेवल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके अपने स्टेट में पावर्टी बहुत कम करी है। और वो स्टेट्स कौन से हैं? वो है वेस्ट बंगाल एंड Tamil Nadu. They have reduced the poverty level much better than other states. Okay, so I hope the lecture is clear to you. और अगर इन सब के बेसिस पर हमें एक बात डिफाइन करनी हो कि भाई किस तरीके से पावर्टी हटाई जाए, तो क्या पावर्टी लोगों को फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली दे के हटानी चाहिए? नहीं, उनको डेवलप करके हटानी चाहिए। हमें ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए कि उनके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल हैं वो हटें और वो इस लायक बने, वो लिटरेट बने, हेल्दी बने कि उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आई होप एवरीथिंग ऑल व्हाट आई हैव टॉक्ड इज क्लियर टू यू। नहीं तो 2-3 बार इसको सुनिए। These all words are from NCRT. Like and subscribe my videos and channel so that you continuously get the update of my new videos. So happy learning.